हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन। देखिए, आईआईटी जैम 2007 का पेपर लास्ट वीडियो में किया था हमने। इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम 2006 का करेंगे। दो पेपर बच गया है, 2006 और 2005। इस वीडियो में 2006 का कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 2005 का कर लेंगे, फिर पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डू दिस 2006 पेपर। 15 क्वेश्चन शुरू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, सो दिस इज द पेपर 2006 पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m is given by E equal to h cross square k 2k minus 3. The effective mass of the electron in the crystal is. देखो अब नहीं पूछेगा, उस समय सॉलिड स्टेट फेज का सिलेबस में बैंड थ्योरी भी था। ठीक है, काफ़ी बड़ा सिलेबस हुआ करता था उस टाइम। 2010-11 में उन लोगों ने हटा दिया था सिलेबस काफ़ी सारा, सिर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर्स का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज रह गया है। तो अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट स्टिल मैं करवा दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है सामने। ठीक है, देखिए इफेक्टिव मास का जो फार्मूला होता है डिनोटेड बाय एम स्टार इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर, फार्मूला है ये, डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। ई का एक्सप्रेशन दे रखा है तुमको, ई दे रखा है आपको एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m k इंटू 2k माइनस 3। तो k को अंदर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 3k। नाउ d बाई डी के, हम लोग को d स्क्वायर e बाई डी के स्क्वायर निकालना है। सो d बाई डी के विल बी व्हाट, h क्रॉस स्क्वायर, एंड दिस इज सॉरी 4k माइनस 3। 4k 2k स्क्वायर का डेरिवेटिव 4k हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर, डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर वुड बी एच स्क्वायर इंटू 4 बाई 2m, ये कट जाएगा। सो इस बी 2h स्क्वायर बाई m। यहां पुट कर दो वैल्यू, दिस विल बी h क्रॉस स्क्वायर 2h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m, m ऊपर चल जाएगा। सो दिस विल बी m बाई 2, m बाई 2 विल बी द करेक्ट आंसर। m बाई 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तो बड़ा कर दें इसको। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये पेपर अच्छा था कुल मिला के। टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स P1 and P2 आर लोकेटेड एट 0, 0, 0 and 1, 0, 0 रेस्पेक्टिवली विथ बोथ ऑफ देम पॉइंटिंग इन z डायरेक्शन। दोनों डाइपोल का जो डायरेक्शन है, डाइपोल इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, सो दे आर बोथ ओरिएंटेड इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। ठीक है, both are pointing in positive z direction. Without changing the orientation of the dipoles, P2 is moved from 0, 2, 0. Sorry, P2 is moved from 1, 0, 0 to 0, 2, 0. The ratio of electrostatic energy of dipoles after moving to that of before moving is. Dipole dipole interaction energy के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। We have x, y, z. So we have one dipole at 0, 0, 0. और दूसरा डाइपोल कहाँ है, 1, 0, 0। ठीक, अब दिस इज P1 and this is P2.
both are pointing in z direction, both are pointing in z direction. Without changing the orientation of dipoles, P2 is moved to 0 2 0. P2 को हम लोग मूव कर दिया विदाउट चेंजिंग ओरिएंटेशन, हम लोगों ने यहां मूव कर दिया. दिस ठीक. तो अब बोल रहा है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल्स आफ्टर मूविंग टू बिफोर मूविंग. मतलब P1 तो जहां था वहीं पे है, ठीक है. P2 को हमने मूव कर दिया है, ये P2 का फाइनल पोजीशन है. और ये P2 का इनिशियल पोजीशन है. दिस इज इनिशियल पोजीशन. ठीक. अब देखो दो डाइपोल कैसे इंटरेक्ट करता है. इफ यू हैव टू डाइपोल्स, वन इज दिस, अदर इज से दिस. दिस इज योर P1 and this is your P2, and they are separated by a vector से R vectors. P1 के सेंटर से हम लोग P2 के सेंटर पे अगर मान लो एक वेक्टर ड्रा करें, लेट्स ड्रा R वेक्टर. ठीक है. सो हाउ P2 and P1 would be interacting. देखो P1 is going to produce electric field at the position of P2 and P2 is going to produce electric field at the position of P1. P1 P2 दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. P1 is going to have some field at the position where P2 is located and P2 is going to produce a field at the place where P1 is located. So how they are interacting? P1 is basically interacting with the field produced by P2 at the position of P1 and P2 is interacting with the field produced by P1 at the position of P2. समझ रहे हैं? एक ही बात. मतलब this is how they interact. They are interacting with the field produced by each other. Nobody interact with his own field. कोई भी बंदा अपने फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता है. कोई भी आदमी अपने आप से इम्प्रेस नहीं होता है. ठीक है. We get impressed by others and we impress others. हम लोग दूसरे को इम्प्रेस करते हैं और दूसरे से इम्प्रेस होते हैं. We always interact with the field produced by the others. So P1 is going to interact with the field produced by P2 and vice versa. P2 is going to interact with the field produced by P1. So if I ask you, what is the field produced by P1 at the position of P2? What is the field produced by P1 at the position of P2? तो देखिए वेक्टर फॉर्म में if I ask you what is the field produced by P1 at the position of P2, in general आपको हम बता दें, if I have say a dipole P and I want to find the electric field at the position which is given by R vector, then that electric field is given by, ये तो नोट भी कर लो और इसको कोशिश करना प्रूफ करने का. नहीं प्रूफ होगा तो हमको बताना, हम कर देंगे किसी वीडियो में. ठीक है. बाकी जो मेरा लेक्चर वगैरह पढ़े हैं उनको तो पता होगा क्योंकि ये सब हमने करवा रखा है आपको. माइनस, ठीक है. ये एक्सप्रेशन है जी, ब्रैकेट में दो टर्म है, एक ही है एक ही है. So if I ask you field produced by P1 at the position of P2, P1 at the position of P2 will be 1 upon 4 pi epsilon naught 3 P1 dot R R5 minus, दूसरा कलर ले ले, minus P1 by R cube. There is a field produced by P1 at the position of P2. The position vector of P2 is R, right? Now, P2 is going to interact with the field produced by P1. P2 is going to interact with the field produced by P1. So, the interaction energy of P2 with the field of P1 is what? P2 dot E1. And if I take the dot product, what will I have? P2 अंदर चला जाएगा, 3 P1 dot R P2 dot R upon R5 this.
माइनस साइन को अगर अंदर ले ले तो the interaction energy of P2 with the field produced by P1 and same is the interaction energy of P1 with the field produced by P2. Interaction is mutual. So we call it dipole interaction energy. We call it dipole interaction energy. अगर ये फार्मूला नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये एटलीस्ट ये याद कीजिए, ये डायरेक्ट भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इस पे डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन का फॉर्म ले सकता है. माइनस इसे डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी, और इसको हम लोग यूज करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन. वी विल यूज दिस टू आंसर दिस क्वेश्चन. इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? P1 is here, P2 is here. ठीक है, this is P1 and this is P2. So if I draw a position vector, from P1 to P2, say this is the position vector. थोड़ा सा लाइन से हट गया है, ये पोजीशन वेक्टर है. तो ये देखिए, this R vector is perpendicular to P1, this is perpendicular to P2 also. So your initial electrostatic energy would be this R vector. If I draw R vector from P1 to P2, that will be along x axis, and P1 P2 are pointing along z axis. So this R vector is perpendicular to both P1 and P2, and P1 and P2 both are pointing in z direction, so they are parallel to each other. So you can say P1 and R, they are perpendicular to each other. P2 and R is perpendicular to each other. So P1 dot R is 0, P2 dot R is also 0, and P1 dot P2 is P1 P2, because they are parallel to each other. The angle is 0 between them. So it is P1 P2 upon 4 pi epsilon naught. And what's the distance? 1 Q. And what is UF? Again, if I draw a position vector from P1 to P2, the final configuration. So this R vector is perpendicular to both P1 and P2. So again P1 dot R, P2 dot R will be 0 in the final configuration also. And the potential energy will be P1 P2, because P1 and P2 are again parallel to each other. We have not changed orientation while moving it to 0 to 0. So this distance is how much? Now the distance is 2. So ratio of electrostatic energy after moving to that of before moving would be what? It would be 1 by 8. 1 by 8 आ जाएगा आंसर. ठीक है, 1 by 8 will be the answer. I hope you understand. जे के क्यू निकालना है ना, कोई नहीं, निकाल लेंगे फिर देखेंगे. ठीक है, ये बड़ा ही रखते हैं इसको. ट्रूथ टेबल ऑफ गिवन सर्किट इज, ट्रूथ टेबल बनाना है आपको. यहाँ पे जे है और यहाँ के है, और यहाँ क्या है जी? जे बार है. सो दिस इज जे के एंड दिस इज जे बार के. I say and OR gate. So Q is JK plus J bar K. Or what is this? This is J plus J bar K. It is K only. So Q is same as K. Whatever is the input at this point, same will be the output. So J is K. J is K. So let's see the option. यहाँ देखो, J is K नहीं, Q is K. So Q is K. So Q is not K here. This is 0, this is 1. So Q is not K in first option. Let's see the second option.
सेकेंड ऑप्शन में भी क्यू के नहीं है. थर्ड ऑप्शन, यस, थर्ड ऑप्शन में क्यू इज के. थर्ड ऑप्शन में क्यू इज के. सो दिस विल बी करेक्ट. क्यू इज के. ओके, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ना है. At a given point in space, the total light is composed of three phasors. P1 is A, P2 is A by 2 e to the power I theta, and P3 is A by 2 e to the power minus I theta. Intensity of the light is. Phasor will be added. The net phasor, ये psi1 psi2 psi3 एक तरह से. This is A. This is amplitude and this is phase. This is A by 2 is amplitude and theta is phase. यहाँ पे theta is 0. A is pointing along x axis and A is the amplitude. Plus ये theta ahead है और ये theta यहाँ का lag है. Right. So what will be this? This will be equal to EI theta, EI minus theta. What is EI theta? Cos theta plus I sin theta. Right. So this will be A plus 2 cos theta or A 1 plus cos theta is 2A. Right. And intensity will be square of this. 4A square cos 4, sorry. Here is the intensity, square of this. Here also your net phase is 0, theta is 0, right? So that's why we write it as 1. So this is which one? B is the correct answer. B is the correct answer. B इसका सही आंसर जाएगा. I hope you understand. ठीक है. फेजर आपको पता होगा जी. पता होगा, नहीं होगा तो कमेंट में डालना, बताएंगे आपको. ठीक है. हाँ, फेजर पढ़ते हैं हम लोग एसी सर्किट में. ठीक है. ऑसिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी, एनी ऑसिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड बाय फेजर. फेजर इज अ वे ऑफ डिनोटिंग ऑसिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल इज केप्ट एट ऑरिजिन इन XY प्लेन. One wire L1 is located at Z equal to minus A in XZ plane with current I flowing in positive X direction. ठीक. Another wire L2 is at Z equal to plus A in YZ plane with same current I as in L1 flowing in positive Y direction. The angle phi made by the magnetic dipole with respect to the positive X axis is. इसमें बेसिकली डाइपोल के पोजीशन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना पड़ेगा. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक डाइपोल को अलाइन कर देगा. ठीक है. तो पहले तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लें इसका हम लोग. लेट्स ड्रॉ एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड क्या बोल रहा है बताओ. ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल इज प्रेजेंट एट द ऑरिजिन. ठीक है, उसको बाद में देखेंगे. वन वायर L1 इज लोकेटेड एट Z इक्वल टू माइनस A इन XZ प्लेन विथ करंट I फ्लोइंग इन पॉजिटिव X डायरेक्शन. XZ प्लेन में Z इक्वल टू माइनस A पे.
ये हो गया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जेड इक्वल टू माइनस ए, मतलब ए नीचे, ठीक, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, गुड। अनदर वायर L2 is located z equal to plus a in yz plane with the same current I flowing in L1 flowing along y direction, z equal to plus a पे एक वायर है, सेम करंट I is flowing, ठीक, yz प्लेन में है और I जो करंट फ्लो रहा है पॉजिटिव y डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। The angle phi made by the magnetic dipole with respect to positive x axis is, देखो थोड़ा सा फिगर चेंज कर दें क्या, मतलब x y z, ठीक है चलो कोई नहीं, रहने दो, अरे दिक्कत होगा तो दिक्कत होगा, चलो एक और फिगर यहां ड्रा कर दो, ठीक है, उसको रहने दो, थोड़ा सा अलग व्यू, फिगर सेम है, व्यू अलग होगा, जिसमें समझाने में इजी रहेगा उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। z इक्वल टू माइनस ए एंड पॉइंट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, और एक z इक्वल टू प्लस ए एंड पॉइंट इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, चलो देख लेंगे, जिससे सहूलियत हो जाएगा उससे बता देंगे। अच्छा अब देखो, मैग्नेटिक डाइपोल तुमने ऑरिजिन में प्लेस कर रखा है, डायरेक्शन क्या है नहीं पता, डायरेक्शन निकालने के लिए पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे, ठीक है, थंब रूल लगाओ, ये आपका करंट इधर है, एक्स एक्सिस ऐसे 3D फिगर 2D में ड्रा किया हुआ था, ऐसे तिरछा ड्रा करते हैं, ये तो ऐसे तो एक्स एक्सिस ये है ना आपका, दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और इसी के अलॉन्ग करंट है, एक्स के अलॉन्ग करंट है, जेड इक्वल टू माइनस ए, जेड इक्वल टू माइनस ए नीचे, और ये एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, थंब को ऐसे रखो और कर्ल ऑफ फिंगर्स जो देगा वो मैग्नेटिक फील्ड देगा, सो ये करंट इज दिस इज ए करंट, राइट, पुट योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्ल ऑफ फिंगर्स, देखो ओ पॉइंट पे फिंगर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सो यार this is your B because of this, suppose this is 1, so this is your B1, right, अच्छा ठीक, अब let's say this one I, put the fingers of your right hand in direction of I, thumb gives you this, so thumb is in which direction, thumb किस direction में है, negative x direction, thumb is in negative x direction, so your magnetic field B2, this is second charge configuration, B2 is in this direction, ठीक, अगर xy plane ड्रा कर लें separately, so your B1 is in, this is x and y, so एक तो magnetic field second configuration की वजह से negative x direction में है, this is your B2, और जो इसकी वजह से B1 है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है, दिस इज योर B1, एंड B1 B2 आर इक्वल बिकॉज दिस इज बोथ द करंट्स आर सेम एंड द पॉइंट ऑरिजिन इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम, यहां से भी a है और यहां से भी a है, सो इट इज म्यू नॉट I अपॉन इनफाइनाइट कंडक्टर मान के चलेंगे 2πa, राइट, सो दे आर रिजल्टेंट, they are in same direction, so they are equal in magnitude, so their resultant will be in this direction, make an angle 45, B1 B2 are equal in magnitude, so their resultant will be in this direction using parallelogram law of addition, so you see what, 180 plus 45, so net magnetic field will be in what direction, net magnetic field will be making an angle of 180 plus 45, so this whole angle is how much, this angle is 180 plus 45 is 225. So if you have a dipole at the origin, this magnetic field is going to align the dipole in the direction of net field, right?
So the dipole at the origin will be making angle of 225 with respect to positive x-axis. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मांगना है ना, मांगा है आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 225 डिग्री एंगल बनाएगा ये। मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का अलाइन कर देता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल का अलाइन कर देगा, ठीक है। सो इट विल बी 225, इट विल बी 225, ए आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। The ratio of inner radii of two glass tube having same length is √2. A fluid of viscosity 8 cp Poiseuille होता है, cp flows through the first tube and another fluid of viscosity 0.8 cp flows through the second one when equal pressure difference is applied across both of them. The ratio of flow rate in the first tube to that in second tube is, देखिए फ्लो रेट जो होता है ना which is given by dv by dt which is v is volume, v is volume। अच्छा ये भी अब नहीं आएगा क्योंकि उस समय विस्कोसिटी सिलेबस में था, विस्कोसिटी हटा दिया गया है सिलेबस से, विस्कोसिटी दे हैव रिमूव्ड विस्कोसिटी, बहुत सा फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत कम कर दिया है लोगों ने, विस्कोसिटी हटा दिया, रेनॉल्ड्स नंबर नहीं है। सरफेस टेंशन तक एक टॉपिक होता था जिसको हम उस जमाने में मतलब पूरा एक क्लास 4 घंटे का क्लास सरफेस टेंशन पे लेते थे, अब बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा लगता था सरफेस टेंशन पढ़ाने में, ठीक है। सो द वॉल्यूम रेट फ्लो, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम is equal to pi p r4 by 8 nl. Neta is coefficient of viscosity, L is the length of the tube, R is the radius of the cross section and P is the pressure difference applied across tube. तो आपका लेंथ का रेशियो √2 है, विस्कोसिटी दे रखा है आपको और रेडियस सेम है क्या, रेशियो रेडियाई ही है, लेंथ सेम है, रेशियो रेडियाई है, तो L सेम है, प्रेशर डिफरेंस सेम अप्लाई कर रखा है, वेरी क्या कर रहा है R और N नीटा, R और नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, यही वेरी कर रहा है ना। सो लेट्स कॉल इट Q, so Q1 by Q2 will be what, R14 by R24 and neta 1 neta 2. So R1 by R2 is what, √2, so √2 to the power 4 and neta 2 by neta 1, neta 2 is 0.8 and neta 1 is 8, 10 हो गया, 4/10 मतलब 0.4. So D would be the correct answer. D would be the correct answer. अब लेकिन नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है आपका, दिस इज नो लॉन्गर इन द सिलेबस, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए, काफी क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन, अच्छा नीचे भी एक ऑप्शन है क्या, अच्छा डी भी है, चलो कोई नहीं, डी बाद में देख लेंगे है ना, पहले ये देख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, या डी इधर ही लिख रहे हैं, 1/2 अल्फा बाई बीटा है ना, डी ऑप्शन इज, चलिए देखें क्या बोला है, द वेवलेंथ k0, वेव नंबर k0 फॉर विच फेज वेलोसिटी इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी, ओमेगा क्या दे रखा है, गिवन ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ k, ओमेगा इज अल्फा k बीटा k क्यू, k is wave vector, so what is phase velocity, and what is group velocity, so this is twice of this
and here we have alpha. अब बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी. अपॉन k, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. वी हैव अल्फा k, राइट, और इसको गुना कर लो बीटा के क्यूब ना. क्या आ जाएगा? 3 बीटा के क्यूब माइनस 2 बीटा के क्यूब and 2 alpha k minus alpha k. K cannot be 0, so k is C option आ जाएगा. ठीक, C would be the correct answer. क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछा है देखो जैम में. आठवां क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ए न्यूट्रॉन ऑफ मास m n equals to 10 to the power minus 27 kg is moving inside a nucleus. Assuming the nucleus to be cubic box of size 10 to the power minus 14 meter with impenetrable mass, take h cross equal to 10 to the power minus 34 joules second and 1 MeV is 10 to the power 13 joule. The estimate of energy in MeV is. Yes, you have what? The size will be delta px into delta x. So I can say delta x is what? Sorry, delta x we know. Delta x is so let's take h cross by 2 to a good level of approximation. Let's take this is equal to h cross by 2. More than that even. ठीक है? Yeah. So delta x is in the range of, range में ही बात कर रहे हैं हम लोग, 10 to the power minus 14. So delta px will be in the range of h cross by 2 delta x. आज इसके h cross क्या है? h cross is सब अप्रोक्सीमेशन में लिया हुआ है, कोई भी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू में डील नहीं कर रहा है. ठीक है, और साइज क्या है? 10 to the power minus 14. सो इट इज 10 to the power minus 20 अपॉन 2. और डेल्टा पी एक्स जिस रेंज में होगा डेल्टा पी भी उसी रेंज में होना चाहिए. और जो अनसर्टेनिटी है उसी रेंज में इसका मोमेंटम भी होगा. सो P विल बी इन दिस रेंज 10 to the power minus 20 by 2. So if I talk about the energy, right, so that will be 10 to the power minus 40 upon 4, and mass is what? 10 to the power minus 27. और ये जूल में आ रहा है, इसको ईवीज में करेंगे तो ये और गुना कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 27 और 13 हो गया, मतलब एमईवी में आ जाएगा. 10 to the minus 13 से डिवाइड कर देंगे तो इस रेंज में आएगा. ठीक है, 1/8 MeV. बी आंसर आ जाएगा. बी विल बी द आंसर. क्लियर है? इज इट वेरी क्लियर? ठीक है. नौवां क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या बोल
फास्ट तो नहीं है ना, ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम हैज अनडैम्प्ड नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड। The solution xt at critical damping is given by xt equals to x naught 1 plus omega naught t exponent e to the power minus omega naught t. The system experiences a maximum damping force. देखो डैम्प ऑसिलेटर में what is the expression of damping force? What is the expression of damping force? Damping force FD is what? माइनस बी डी एक्स बाई डी टी। अब आपको निकालना है मैक्सिमम डैम्पिंग फोर्स किस टाइम पे होगा, एट व्हाट टाइम विल हैव द मैक्सिमम डैम्पिंग फोर्स, ये निकालना है आपको। इसके लिए आपको एक्स टी दे रखा है, एक्स टी इज एक्स नॉट 1 प्लस e to the power minus omega naught t. So dx by dt is x naught, this is omega naught minus omega naught this, or this will be minus our dx by dt is simply, ठीक है ना जी। This is FD and we have to maximize it. The all constants, you have to maximize this function. So to maximize it, let's take first derivative. So this will be 1 minus equal to 0. You have to take first derivative and equate it to 0. So that gives us t equals to 1 by omega naught. ठीक है, आप चाहें तो इसको सेकेंड डेरिवेटिव देख के और चेक कर सकते हैं कि नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, कर लेंगे खुद से। एक ही वैल्यू आ रहा है और मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम ही होगा। सो द टाइम कम्स टू बी 1 बाय ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कितना है भाई? 100 रेडियन पर सेकेंड। जीरो 0.01 सेकेंड। ओमेगा नॉट इज 100 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड। इज इट ऑल राइट? ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहे हैं। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फ्री कैरियर कंसेंट, नीचे वाला ऑप्शन में एक बार देख लें क्या है। 0.69 है। डी ऑप्शन 0.69 है। ठीक, दिख नहीं रहा मुझे। देखो क्या बोल रहा है। In an intrinsic semiconductor, the free carrier concentration N in centimeter cube per centimeter cube varies with temperature T as this, ठीक है। The band gap of the semiconductor is KB, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे दे रखा है, ठीक है, ओके। देखो फार्मूला क्या है।
फार्मूला होता है कैरियर कंसंट्रेशन का n इक्वल्स टू एन नॉट Eg बाई 2kT, ये फार्मूला होता है। ठीक, दिस इज द फार्मूला। ठीक, अब देखिए log n अगर दोनों तरफ ले हम लोग, जैसे ln n, ln दोनों तरफ ln ले रहे हैं, ग्राफ किया है ln n 1000/t के रेस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें, Eg अपान 2000k दिस, नहीं, एक्स एक्सिस में 1000/t है, तो ये जो टर्म होगा this will be the slope of this line with negative sign, of course. Slope of this line will be in a way 1000/t हमने यहाँ ले लिया और log n उधर ले लिया, y एक्सिस पे ये प्लॉट है, x एक्सिस पे ये प्लॉट है, y इक्वल टू समथिंग माइनस mx है, तो माइनस को भी अगर इंक्लूड कर लें, जैसे Eg अपान k, अगर स्लोप निकाल लें, देखिए स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी y2 minus y1 and x2 minus x1. So if this is 1 and this is 2, so y2 minus y1 मतलब 36.5, 32.5, x2 minus x1, this is in a way, जब बचपन में हम लोग ऐसे करते थे ना, x2 y2, so y2 minus y1 upon x2 minus x1, x2 minus x1 is 2 minus 3, so this will be how much, minus of 4, so Eg is 8000k, and what is k, 8.625 into 10 to the power minus 5 EV। अब ये 1000 जो है 8 गुने 8.625 गुने 10 to the power minus 2 EV हो जाएगा, 8 से गुना कर दो, 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 छः 48, 2 50, और 8 8 64 और 5 64 5 ठीक है 69 into 10 to the power 2. So it is 0.69 EV. D is correct answer. It is 0.69 EV. ये आंसर आ जाएगा 0.69 EV। आंसर मैच कर लें एक बार, हाँ ठीक है 0.69 EV, यही आंसर है। Alright, you understand this? Okay. ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। ई एक्स वाई जेड टी इक्वल्स टू ए 3i प्लस 4j e to the power minus I omega t minus kj represents electromagnetic wave. The possible direction of fast axis of quarter wave plate which converts this wave into circularly polarized wave is, फास्ट एक्सिस मतलब प्रिंसिपल सेक्शन, क्वार्टर वेव का प्रिंसिपल सेक्शन। तो हम लोग ये जानते हैं व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन द क्वार्टर वेव प्लेट with its field vibration making angle 45 degree with the principal section, फिर से सुनिए, if a plane polarized light falls on the quarter wave plate with its field direction, field का डायरेक्शन क्या दे रहा है आपको यहाँ पे, कौन है, ये फील्ड का डायरेक्शन,
विथ इस ये डायरेक्शन प्रोपगेशन यहाँ से मिलेगा जेड है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है. सो इफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट falls on the quarter wave plate with the field direction making angle 45 degree with the principal section, making angle 45 degree with the principal section, then the wave breaks into two wave, that is ordinary and extraordinary, which will have the same amplitude. Since the angle is 45, they will undergo a phase change of, when they travel through the whole crystal, after coming out they will undergo a phase change of pi by 2, because the crystal present different refractive index to both E wave and O wave, and after they come out with the phase difference of pi by 2, they will superimpose on each other and will form the circularly polarized light. So you are given, if I draw x axis and y axis, since the field direction is confined to xy plane and propagation is in z direction, so you see x and y. So you see the field wave, field direction is lying in this, field is lying in this direction, 3i plus 4j, your field is in this direction. So if you remember, this is what, 3, this is 4, and of course this will be 5. This is the direction of field, right? So what will be this angle? What will be this angle? What is sine theta? R is 4 by 5, right? Okay, sine theta is 4 by 5. So if I instead, if I take this angle phi, phi is 90 minus theta. So if I take phi, so what is sine phi? Tell me. Sine phi is this, sorry, this upon this. So this is 3 by 5. And you know this is very famous angle. Phi is 37, right? 37. Okay. So, so this wave, when it will fall on the quarter wave plate, the principal section of quarter wave plate, the principal section of quarter wave plate, let me mark this. This is your field. This is lying in 3i cap plus 4j cap. If I take a unit vector in that direction, this will be 5, right? So it will be 3 by 5i cap and 4 by 5j cap, right? And this angle is how much? This angle is 63 in fact. 37 है ना? तो 37, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 minus 37. So 90 minus 37 is 53. So the angle is 53. Okay. Now, if you want to obtain the circularly polarized light, then the principal section of this field direction must make 45 degree with the principal section. So principal section should be either in this direction. Principal section should be either in this direction. Quarter wave plate का principal section या तो इस direction में होगा, making angle 45 with the field, or field making 45 degree angle with the principal section of quarter wave plate, or it can be in this direction. So there are two possible values. There are two possible values, is it not? Quarter wave plate या तो ऐसे हो ताकि फील्ड जो है 45 डिग्री एंगल बनाए, या ऐसे हो ताकि यहाँ से फील्ड जो है 45 डिग्री एंगल बनाए. So there are two possibilities. There are two possibilities, right? So this is 53, this is 45. So this angle is how much? 53 minus 45. See, if I want to find out this direction, then this direction, say alpha, then this direction is what? This direction is in a way, or I should write this direction, the unit vector should be cos of
53 minus 45 I cap, and sine of 53 minus 45 j cap, cos alpha I cap sin alpha j cap. ठीक है. So this will be what? Cos 53 cos 45 plus sin 53 sin 45, is it not? I cap plus sin 53 cos 45 minus cos 53 sin 45 j cap. And this is your what? This is your cos 53 and this is your sin 53. Right? Because this is cos 37. So cos 37 is same as sin 53. This is sin 37. So sin 37 is same as cos 53. So cos 53 is 3 by 5, 1 by root 2 plus 4 by 5, 1 by root 2 I cap plus sin 53 is 4 by 5, 1 by root 2 minus cos 53 3 by 5, 1 by root 2 j cap. So एक डायरेक्शन तो हमको मिल गया. This direction will be simply 3 by 5 plus 4 by 5, 7/5, 7 by 5 root 2 I cap, and this is what? 1 by 5 देखो कौन सा डायरेक्शन है भाई. पैरेलल है 7i plus j, 7i plus j. यूनिट वेक्टर में लिखा है मैंने, ये यूनिट वेक्टर नहीं है. एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा निकालने की जरूरत है क्या? बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा. बाकी ये भी निकाल सकते हो चाहो तो. ये क्या आ जाएगा? 53 प्लस 45 माइनस प्लस माइनस क्या 3 माइनस 1 माइनस 1 बाई, ये क्या डायरेक्शन हो जाएगा? ये डायरेक्शन हो जाएगा. यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, माइनस 1 बाई 5 रूट 2 आई कैप और 4 3 7 प्लस 7 बटा ठीक. Okay, there can be easier way of finding these directions also, or you can just see that their dot product should be 0, क्योंकि अगर मान लो ये पास एक्सिस है, मतलब ये फील्ड का डायरेक्शन है, तो क्वार्टर वेव प्लेट या तो 45 नीचे या 45 ऊपर हो सकता है. सो देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0, बट डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ भी 0 हो रहा है. नहीं, निकालना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक तो निकालना पड़ेगा. ठीक है, ओके, गुड. बारह नंबर क्वेश्चन देखिए, 12th number question. The particle of rest mass m0 is moving uniformly in a straight line with relativistic speed beta c, where c is the speed of light in vacuum and beta is less than 1. The phase velocity of de Broglie wave associated with the particle is, phase velocity of de Broglie wave, v is what? v is omega by k, phase velocity. de Broglie wave का phase velocity निकालना है. If I multiply by h cross, then h omega is what? Energy, and h cross k is linear momentum. E is what? mc square.
This is mv. All this is c square by v, and v is given to you, beta c. So this is c by beta. We would be the answer. Phase velocity is more than c, but that's not a problem because एक वेव ग्रुप में तो बड़े सारे डी ब्रोगली वेव होते हैं ना, और डी ब्रोगली वेव दे जस्ट interfere with each other, they superimpose on each other, and they will give rise to a wave group, right, जिसको हम लोग गॉसियन वेव वगैरह हम लोग पढ़ते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में. एंड दैट वेव ग्रुप जो है ना, उसका जो वेलोसिटी होगा वो ऑफ कोर्स तुम्हारा उससे कम होगा, c से कम होगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली द वेलोसिटी विथ विच the de Broglie wave representing the particle, that particle moves with that velocity, that is called group velocity. That is called group velocity. The group velocity really exists. So group velocity is never more than c. Okay. Now I think we are left with only 3 questions. ऑप्शन कहाँ है जी? इधर है, बहुत छोटा हो गया जी. क्या पूछा था? वेव फंक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ e to the power kx माइनस kx. अच्छा चलो ठीक है, बड़ा कर लेते हैं. इसके देखिए जाएगा. देखिए क्या बोल रहा है. इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी E, क्वेश्चन देखिए अच्छे से, बैरियर पे क्वेश्चन है. इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी E is coming from minus infinity, impinge on the potential barrier with the width 2a and height v0. Height is v0 and width is 2a. As shown in the figure, E is less than v0 है, the v0 is more than E, मतलब E is less than v0. Let k is this. In the region minus a to plus a, the wave function for the electron is linear combination of. Schrodinger wave equation इस region में सेटअप कीजिए बैरियर के अंदर, तो क्या होगा? It is d square psi by dx square 2m e minus v naught by h cross square psi equal to 0, right? So this will be माइनस, ये पॉजिटिव संख्या हो जाएगा ना, v naught is more than e, so this will be positive number. This is your what? This is k square. So you have d square minus k square psi is 0, and d is, so your psi will be the linear combination of this e to the power kx and e to the power minus kx. ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है. e to the power kx and e to the power minus kx. कौन सा है देखो? To this option, right? Exponential. Okay. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. देखो क्या बोल रहा है. A solid melts into a liquid through a first order phase transition. The relation between pressure and temperature of the phase transition P is minus 2T plus P naught, where P naught is the constant. Entropy change associated with the phase transition is 1 joule per mole per Kelvin. The Clausius-Clapeyron equation of the latent heat is this, ठीक है, where delta V is this, is the first, is the change in molar volume at phase transition. The correct statement relating the volume is, देखिए इसमें
क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन दिया हुआ है, बट क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में ये डेल्टा वी जो है ना, वो मोलर वॉल्यूम नहीं होता है, वो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में क्या होता है? क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज दिस बेसिकली, dp by dt is L upon T V2 minus V1, where V2 minus V1 is specific volume, volume per unit mass। मतलब एक तरह से ऐसे होता है, it is L by T volume, suppose volume is V2 dash per unit mass, mass तो phase transition में बदलेगा नहीं, so this is volume, this is specific volume and this is specific volume is volume upon mass. So in a way I can write it as ml T, and this V2 dash and V1 dash is the volume, V2 dash V1 dash is the volume। तो अगर हम ऊपर नीचे मोल से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल्स से, सपोज n is the number of moles, then number of moles, then this become molar volume, जैसे मोलर वॉल्यूम हो गया, और लैटेंट हीट पर यूनिट मोल हो गया, लैटेंट हीट पर यूनिट मोल हो गया। स्मॉल v2 ले लें, L dash is मोल, मतलब लैटेंट हीट पर यूनिट मोल, एंड दिस इज नाउ मोलर वॉल्यूम v2, छोटा v2 भी मान लीजिए, ठीक। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैटेंट हीट पर यूनिट मोल L dash is, अब उसी फॉर्मेट में आ गया, अब ये मोलर वॉल्यूम हो गया, डिफरेंस इन द मोलर वॉल्यूम dp by dt, और L dash जो है आपका यहाँ पे वो लैटेंट हीट पर यूनिट मोल हो गया। अब एक चीज देखो, आपको इंट्रोपी चेंज दिया हुआ था, इंट्रोपी चेंज क्या होता है ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन? इंट्रोपी चेंज इज डेल्टा एस इज dq by t, ठीक है, dq by t, and this will be what, dq, टेम्परेचर तो बदलेगा नहीं, फेज ट्रांजिशन सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट करेगा, तो t will be the melting point, and this is dq, and dq is what, m into L by t। So in a way your ml is going to be t delta s, so I can write here as t delta s and t molar volume, sorry, t delta s, t small v, t cancel out, and delta s is given to you 1, क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम था, मतलब वॉल्यूम पॉइंट मोल था, इससे सॉरी मतलब दिस इज मोलर लैटेंट हीट, सो दिस इज जूल पर मोल पर केल्विन, यूजुअली जैसे होता है इंट्रोपी चेंज जूल पर केल्विन होता है, बट एल आपने चूंकि पर मोल लिया है इसलिए यूनिट इस टाइप का आ रहा है। खैर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डेल्टा एस इज 1, you have delta v, okay, so we know dp by dt also, this is equal to what, 1 upon delta s is 1, so delta v, and dp by dt is what, see here, dp by dt is -2, so in a way the change in molar volume, that is v liquid minus v solid, v liquid minus v solid will be equal to -1 by 2, or I can say v liquid equals to v solid -1 by 2, v liquid equals to v solid -1 by 2। इतना यूनिट में मत फंसो, है ना, हम कुछ ज़्यादा ही यूनिट में घुस गया, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा सी, ओके। 15वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ पी का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि मतलब ये बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है जो क्वेश्चन यूज कर रखा है। पी इज व्हाट, पी इज a times a minus 2, so a minus 2, a times b, so it is ab, b times
b times a minus 2, b times a minus 2 is and b square. So every matrix P can be written as P plus P transpose upon 2 minus P minus P transpose upon 2. Sorry, plus. ऐसे लिख सकते हो. Where you can see this is symmetric and this is skew symmetric. So every matrix can be written as symmetric, sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Symmetric matrix का क्या definition होता है? Matrix is said to be symmetric if A transpose is A. A matrix is said to be skew symmetric if A transpose is minus A. तो इस पूरे का ट्रांसपोज लोगे तो यही आ जाएगा P ट्रांसपोज प्लस P सेम एज P प्लस P ट्रांसपोज अपॉन 2. इसका ट्रांसपोज लोगे you'll get the same thing. इसका ट्रांसपोज लोगे you'll get negative of this thing, right? So this is symmetric part, this is skew symmetric part. ठीक है, this is skew symmetric part. तो आपको P दे रखा है, P तो निकल गया ना, A इसका माइनस 2A, AB माइनस 2B और B square. So if I want symmetric part, it will be P plus P transpose upon 2. So this is P transpose क्या है? P तो ये हो गया. P is A square minus 2A, B square, AB minus 2B. ये तो P हो गया. और P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A square minus 2A, B square, AB minus 2B and AB. इसका सम कर दो. So you'll have what? Twice of A square minus 2A and this is 2AB minus 2B and this is 2AB minus 2B and this is 2B square. So if I divide by 2, it is A square minus 2A is AB minus B, AB minus B and B square. So, sorry, yes, नहीं ठीक है. I think this is correct. D is correct. A square minus 2A, B square, AB minus B, AB minus B. ठीक है. ये आ जाएगा आंसर. D is correct answer. ठीक है. So this way we have done this paper of 2006 objective part, right? Objective part हो गया. अब बस एक पेपर रह गया, उसको भी कर देंगे, है ना? डिनर करके उसको भी कर देंगे. 2006. अच्छा एक चीज़ और इसमें था यार, रुको. एक एरर हो गया था हमसे 2010 में. एरर इसलिए, वो एरर कोई थ्योरी में नहीं था जो हम पढ़ाया, तो उसमें कोई एरर नहीं था. मतलब इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा ही क्वार्टर वेव प्लेन में घुस गए, तो हमको याद नहीं रहा कि इधर पोलराइड भी था. इधर ना एक्चुअली एक पोलराइजर भी था. तो पोलराइजर से पास होते ही I0/2 हो जाता है और क्वार्टर वेव प्लेन में कोई चेंज नहीं होता है. ये सारा हम बताए हैं, बस मार्क करते समय हमको ध्यान नहीं रहा कि ये हम I ले लिया, I0 ले लिया. इनफैक्ट अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज बनेगा तभी हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं. हम इसको ज़्यादा डिस्कस करते हुए ना ये मिस करेगा. तो यहाँ पे I0/2 हो जाएगा. हमको एक बच्चा रिमाइंड किया कि I0/2. हाँ ठीक है, I0/2 होगा. ठीक है, मतलब यहाँ तो I0/2 हो ही जाएगा अनपोलराइज प्लेन पोलराइज में. आप ही प्लेन पोलराइज जब क्वार्टर वेव प्लेट से पास करेगा तो क्वार्टर वेव प्लेट डज नॉट ईट एनीथिंग, सो इट जस्ट पासेस. वो नेचर ऑफ पोलराइजेशन बदल जाएगा बट इंटेंसिटी नहीं बदलेगा. अनलेस कि आपको क्वेश्चन में दिया हो कि एब्जॉर्बिंग टाइप ऑफ मटेरियल से बना हुआ है क्वार्टर वेव प्लेट. अनलेस दैट इज गिवन, ऐसे कोई इंटेंसिटी चेंज नहीं होता है. ठीक है. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. और ऐसे भी डिस्कशन भी कर रहे थे, उसमें कोई अच्छे सुनेगा तो क्लियर रहेगा कि हाँ मतलब ये एरर हुआ है मार्किंग में. आंसर कि हम लोग सही बनाते हैं, आंसर गलत मार्क कर देते हैं. तो खैर हमारे से तो हम तो खो गए थे क्वार्टर वेव प्लेट में, इसलिए हम इधर पोलराइजर मिस कर दिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑफ 2006. ठीक है.
एंड नाउ ओनली वन क्वेश्चन पेपर इज लेफ्ट, दैट इज 2005, वो भी कर देंगे आपका, ठीक है। और कल एक बच्चा बोला था कि टिप्स का वीडियो बनाए कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो वो कल बनाएंगे, ठीक है, वो कल डाल देंगे, है ना, शाम में। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।